नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे ट्रांसफार्मर के 110 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट क्या निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है कोर हानि, बी दे रखा है हिस्टैरिसीस हानि, सी दे रखा है कॉपर हानि, डी दे रखा है एडी करंट हानि। तो फटाफट से कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट क्या निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोर हानि। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर स्थापना में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता है। इनमें से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? संरक्षक, ब्रीदर, बुकोल्ज रिले या उत्तेजक। तो ट्रांसफार्मर की स्थापना में इनमें से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तेजक। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जबकि ट्रांसफार्मर में संरक्षक भी होता है, ब्रीदर भी होता है, वह बुकोल्ज रिले भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तेजक नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में क्या नहीं होता है? उत्तेजक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रांसफार्मर में तापमान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है ओपन सर्किट परीक्षण, बी दे रखा है लघु पतन परीक्षण, सी दे रखा है ये व भी दोनों, डी दे रखा है संपन्नर परीक्षण। तो एक ट्रांसफार्मर में तापमान निर्धारित करने के लिए इनमें से कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा संपन्नर परीक्षण। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक बिजली ट्रांसफार्मर में तांबे की छत्ती के लिए लोह की छत्ती का अनुपात क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है 1:1, बी दे रखा है 1:2, सी दे रखा है 2:1, डी दे रखा है 1:3। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? एक बिजली के ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस के लिए लो लॉस की क्षति का अनुपात बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:1। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर पर नियमित परीक्षण के तहत निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण नहीं आता है। डाई इलेक्ट्रिक परीक्षण, तापमान वृद्धि परीक्षण, शॉर्ट सर्किट परीक्षण, वाइंडिंग प्रतिरोध माप परीक्षण। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर पर नियमित परीक्षण के तहत इनमें से कौन सा परीक्षण नहीं आता है? तापमान वृद्धि परीक्षण। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, 3 फेज ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन के मामले में फेज करंट मूल्य किसके बराबर होता है? लाइन करंट के 1.732 गुना, बी दे रखा लाइन करंट के 3 गुना, सी दे रखा लाइन करंट, डी दे रखा लाइन करंट के 2 गुना। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों, 3 फेज ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन के मामले में फेज करंट मूल्य होता है, वह होता है लाइन करंट के बराबर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग खालिस्तान होना चाहिए। निम्न प्रतिरोध वाला, उच्च प्रतिरोध वाला, निम्न अनिच्छा वाला या उच्च अनिच्छा वाला। तो एक ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग कैसा होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न अनिच्छा वाला होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल लेमिनेशन की मोटाई आमतौर पर खालिस्तान तक होती है। एक ट्रांसफार्मर होता है, उसमें लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है लगभग? ऑप्शन ए दे रखा है 0.3 mm से 0.5 mm, बी दे रखा 4 mm से 5 mm, सी दे रखा 14 mm से 15 mm, डी दे रखा है 25 mm से 40 mm। तो एक ट्रांसफार्मर में लेमिनेशन की मोटाई को बताना है लगभग कितनी होती है आमतौर पर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.3 mm से 0.5 mm तक होती है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रांसफार्मर में नियमित दक्षता खालिस्तान पर निर्भर करती है। आपूर्ति आवृत्ति पर, भारधारा पर, लोड के पावर फैक्टर पर या बी व सी दोनों पर।
तो एक ट्रांसफार्मर में नियमित दक्षता किस पर निर्भर करती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, तो फटाफट से शेयर कर दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी व सी दोनों, अर्थात भारधारा व लोड के पावर फैक्टर दोनों पर निर्भर करती है नियमित दक्षता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर में सौर स्तर परीक्षण को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नमूना परीक्षण, विशेष परीक्षण, लघुपतिन परीक्षण या डाइलेक्ट्रिक परीक्षण। तो ट्रांसफार्मर में सौर स्तर परीक्षण को क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नमूना परीक्षण। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में टर्न्स का अनुपात खालिस्तान होता है। 1, 0.5 से कम है, 1 से कम या 1 से अधिक। करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से कम होता है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में टर्न्स का अनुपात क्या होता है? 1 से कम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से खालिस्तान ट्रांसफार्मर का घटक नहीं है। इनमें से ट्रांसफार्मर का घटक कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है ब्रीदर, बी दे रखा है कंजर्वेटर, सी दे रखा है टैप चेंजर, डी दे रखा है स्लिप रिंग। तो इनमें से ट्रांसफार्मर का कौन सा एक भाग नहीं है, घटक नहीं है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का भाग ब्रीदर भी है, कंजर्वेटर भी है, वह टैप चेंजर भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्लिप रिंग। स्लिप रिंग क्या है? ट्रांसफार्मर का घटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सोडियम सिलिकेट का, सिलिका जेल का, सोडियम क्लोराइड का या कॉपर सल्फेट का। तो ट्रांसफार्मर में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रांसफार्मर में अधिकतम वोल्टेज विनियमन तब होता है जब लोड पावर फैक्टर खालिस्तान होता है। ऑप्शन ए दे रखा लीकेज इंपीडेंस कोण से कम है, बी दे रखा लीकेज इंपीडेंस कोण से अधिक है, सी दे रखा लीकेज इंपीडेंस कोण के बराबर, डी दे रखा इकाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लीकेज इंपीडेंस कोण के बराबर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट करने का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा होगा? मापन, इसका किसका मापन करना होता है? कॉपर लॉस का, आयरन लॉस का, इंसुलेशन प्रतिरोध का या उपरोक्त सभी का। तो ट्रांसफार्मर पर ओपन अर्थात खुला सर्किट टेस्ट करने का मुख्य उद्देश्य किसका मापन करना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन लॉस का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पर प्रति टर्न्स वोल्टेज किस के लिए रूप में दिया जाता है? V1 बटे N1 है, बी दे रखा है N1 बटे V1 है, सी दे रखा है V2 बटे N2, डी दे रखा है N2 बटे V2। तो एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पर प्रति टर्न वोल्टेज किस रूप में दिया जाता है? फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा V1 बटे N1। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते समय निम्न में से कौन सी साइड शॉर्ट सर्किट हो जाती है? कम वोल्टेज पक्ष, डेल्टा बिंदु, स्टार बिंदु या प्राइमरी पक्ष। करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते समय इनमें से कौन सी साइड शॉर्ट होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम वोल्टेज पक्ष। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में दो ऊर्ध्वाधर मेंबर्स क्या कह जाते हैं? लिंब, योक, कोर या फ्लक्स। तो उन्हें क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंब कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितने लिंब होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें लिंबों की संख्या बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 लिंब होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वेव फॉर्म के चरम मान का आरएमएस मान से अनुपात क्या है?
क्रेस्ट फैक्टर, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर या पावर फैक्टर? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों वेव फॉर्म के चरम मान का आरएमएस मान से अनुपात होता है क्रेस्ट फैक्टर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग सर्वाधिक तापित होता है, अर्थात सर्वाधिक गर्म होने वाला भाग कौन सा है ट्रांसफार्मर का? कोर, ऑयल, इंसुलेटर या वाइंडिंग? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का सर्वाधिक तापित भाग होता है वाइंडिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर के खालिस्तान को निर्धारित करने के लिए ओपन सर्किट परीक्षण किया जाता है। एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस, फ्रिक्शन लॉस या पावर हानि? तो किसको निर्धारित करने के लिए ओपन सर्किट परीक्षण किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडी करंट लॉस। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर में अंतर संरक्षण की निम्न में से किस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है? ट्रांसले प्रणाली, मेर्ज प्राइज प्रणाली, रिएक्टेंस रिले या ये वो भी दोनों? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वो भी दोनों का, अर्थात ट्रांसले प्रणाली का भी व मर्ज प्राइज प्रणाली का भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस क्षमता किस पर निर्भर करती है? भार की मात्रा पर, भार की अवधि पर, लोहानी पर, ये वह भी दोनों पर? तो ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस दक्षता होती है वह किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों पर, अर्थात भार की मात्रा पर भी निर्भर करती है वह भार की अवधि पर भी निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर की रेटिंग की इकाई क्या होती है? केवीए, केवीएआर, केडब्ल्यू या डब्ल्यू? राइट आंसर क्या होगा? ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है उसकी इकाई क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवीए। करेक्ट आंसर क्या होगा? किलो वोल्ट एम्पियर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर का अंतर्भाग खालिस्तान से बनाया जाता है। एल्यूमिनियम से, सिलिकॉन स्टील से, कॉपर से या लकड़ी से? तो ट्रांसफार्मर का अंतर्भाग होता है वह किससे भाग बनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन स्टील से। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता किस पर निर्भर करती है? 25%, 50%, 98% या 100%? तो पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता कितने पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 98%। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर में चुंबकीय कोर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रांसफार्मर होता है उसमें चुंबकीय कोर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है एडी करंट प्रवाह के नुकसान को रोकता है, बी दे रखा है सामान्य चुंबकीय प्रवाह पथ के अभाव को कम करता है, सी दे रखा है सामान्य चुंबकीय प्रवाह पथ के अभाव को बढ़ाता है, डी दे रखा है लोग के नुकसान को कम करता है। तो इनमें से चुंबकीय कोर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य बताना है कौन सा होगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन के आधार पर बताना है। तो फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय कोर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य होता है सामान्य चुंबकीय प्रवाह पथ के अभाव को कम करता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा 3 में से 2 फेज के रूपांतरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्शन को प्रधानता दी जाती है? स्कॉट कनेक्शन को, डबल स्कॉट कनेक्शन को, स्टार स्टार कनेक्शन को या उपरोक्त सभी को? तो इनमें से 3 में से 2 फेज के रूपांतरण के लिए कौन सा कनेक्शन को प्राथमिकता दी जाती है, प्रधानता दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कॉट कनेक्शन को। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है स्कॉट कनेक्शन या टी कनेक्शन में क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा टैपिंग की आवश्यकता नहीं होती है, बी दे रखा दोनों ट्रांसफार्मर के प्राथमिक 50% पर टैप होते हैं, सी दे रखा एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक 86% और दूसरा 50% पर टैप होता है, डी दे रखा एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक 50% पर और दूसरा 86% पर टैप होता है। तो स्कॉट कनेक्शन या टी कनेक्शन में क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक 86% पर और दूसरा 50% पर टैप होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक वितरण ट्रांसफार्मर 100 केवीए पर मूल्यांकित किया जाता है तो वह अधिकतम कितनी सक्रिय शक्ति की आपूर्ति कर सकता है? 75 किलोवाट, 100 किलोवाट, 150 किलोवाट या 200 किलोवाट। तो वह कितने किलोवाट शक्ति की आपूर्ति कर सकता है, सक्रिय शक्ति की अधिकतम बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 किलोवाट की। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट परीक्षण क्या देता है? ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट परीक्षण होता है वह क्या देता है? हिस्टैरिसीस हानि, एडी करंट लॉस, कोर लॉस, कॉपर लॉस। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोर लॉस। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, शुष्क सिलिका जेल का रंग क्या होता है? शुष्क सिलिका जेल होता है, उसका रंग क्या होता है? लाल, भूरा, नीला या पीला। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला होता है। शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? नीला। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भार खालिस्तान में दिया जाता है, वोल्ट में, ट्रू पावर में, रिएक्टिव पावर में या वोल्ट एम्पियर में। तो एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भार अर्थात लोड किस में दिया जाता है? इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट एम्पियर में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? वोल्ट एम्पियर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत खालिस्तान में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए दे रखा है जनरेटर, बी दे रखा है बैटरी, सी दे रखा है ट्रांसफार्मर, डी दे रखा है अल्टरनेटर। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत किस में लागू होता है, किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर के लिए प्रयुक्त होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से क्या ट्रांसफार्मर का एक हिस्सा नहीं है? इनमें से ट्रांसफार्मर का हिस्सा कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है प्राइमरी वाइंडिंग, बी दे रखा है रेडिएटर, सी दे रखा है टैप चेंजर, डी दे रखा है कम्यूटेटर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का इनमें से हिस्सा नहीं है कम्यूटेटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ट्रांसफार्मर के भाग है, प्राइमरी वाइंडिंग भी भाग है, रेडिएटर भी भाग है, वह टैप चेंजर भी भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कम्यूटेटर ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं है, अर्थात ये कोई भी भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी 3 फेज ट्रांसफार्मर में टर्शियरी वाइंडिंग उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा है 3 फेज वोल्टेज सिस्टम को इंटरकनेक्ट करना, बी दे रखा है वोल्टेज में हार्मोनिक को दूर करना और अस्थिर वोल्टेज को संतुलित करना, सी दे रखा है आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाना, डी दे रखा है अतिरिक्त भार ले जाना। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में टर्शियरी वाइंडिंग उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज में हार्मोनिक को दूर करना और अस्थिर वोल्टेज होता है उसको संतुलित करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस मशीन की क्षमता सबसे अधिक होती है? यहाँ क्या पूछ रहा है? किस मशीन की क्षमता सबसे अधिक होती है इनमें से? इंडक्शन मोटर की, डीसी मोटर की, विद्युत पावर ट्रांसफार्मर की या इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की। तो इनमें से कौन सी मशीन की क्षमता सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो खालिस्तान के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए, बी दे रखा है डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए, सी दे रखा है अप्लाइड एसी की आवृत्ति को परिवर्तित करने के लिए, डी दे रखा है बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन के एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए। तो किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन के एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रांसफार्मर में जिस वक्र को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है प्राथमिक वक्र, बी दे रखा है सहायक वक्र, सी दे रखा है संकेंद्रीय वक्र, डी दे रखा है द्वितीय वक्र।
करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक वक्र। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, तीन फेज ट्रांसफार्मर में क्या शामिल होता है? तीन फेज ट्रांसफार्मर होता है, उसमें क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए दे रखा, एक प्राथमिक और तीन द्वितीयक वक्र। बी दे रखा, तीन प्राथमिक और तीन द्वितीयक वक्र। सी दे रखा, तीन प्राथमिक और एक द्वितीयक वक्र। डी दे रखा, तीन प्राथमिक और दो द्वितीयक वक्र। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीन फेज ट्रांसफार्मर में तीन प्राथमिक और तीन द्वितीयक वक्र होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वक्र में प्रेरित वोल्टेज क्या होता है? द्वितीयक वक्र में प्रेरित वोल्टेज को बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है, प्राथमिक वोल्टेज के साथ फेज में या तीन फेज से 90 डिग्री से बाहर। बी दे रखा है, प्राथमिक वोल्टेज के साथ 180 डिग्री फेज से बाहर। सी दे रखा है, प्राथमिक वोल्टेज के साथ फेज में। डी दे रखा है, इनपुट वोल्टेज के समान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक वोल्टेज के साथ 180 डिग्री फेज से बाहर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, तीन फेज के आपूर्ति के किसी भी दो फेज के बीच फेज अंतर क्या होता है? 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री या 180 डिग्री। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रांसफार्मर में संरक्षक का क्या कार्य है? एक ट्रांसफार्मर होता है, उसमें संरक्षक का क्या कार्य है? ऑप्शन ए दे रखा, टैंक में नमी के प्रभाव को रोकना। बी दे रखा, टैंक में वायु के प्रवाह को रोकना। सी दे रखा, शक्ति कारक में सुधार करना। डी दे रखा, बाहरी वायु के संपर्क में आए बिना तेल के विस्तार और संकुचन का ध्यान रखना। तो संरक्षक का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारी वायु के संपर्क में आए बिना तेल के विस्तार और संकुचन का ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, ट्रांसफार्मर को ठंडा करना खालिस्तान के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? दक्षता बढ़ाने के लिए, हानियां कम करने के लिए, ऊष्मा विसरित करने के लिए, हमिंग कम करने के लिए। तो किसके लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊष्मा विसरित करने के लिए आवश्यक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, ट्रांसफार्मर में रेडिएटर नलियों का या नलियां है, मिसप्रिंट है, नलियां है। तो रेडिएटर नलियों का क्या कार्य होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाना, विद्युत गुणांक बढ़ाना, आयरन हानि का कम करना, ट्रांसफार्मर टैंक को मजबूत बनाना। तो रेडिएटर नली होती है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाना। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, म्यूचुअल इंडक्टेंस मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? हेनरीज में, ओम में, एम्पियर में या वोल्ट में। तो किस में मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, हेनरीज में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, माध्यमिक आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर में खालिस्तान इस्तेमाल होता है, क्या होता है? फेरेट कोर, वायु कोर, आयरन कोर या कॉपर कोर। करेक्ट आंसर क्या होगा? माध्यमिक आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरेट कोर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ट्रांसफार्मर को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? 1% रेगुलेशन है, बी दे रखा 100% रेगुलेशन, सी दे रखा न्यूनतम प्रतिशत रेगुलेशन है, डी दे रखा सर्वाधिक प्रतिशत रेगुलेशन। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ट्रांसफार्मर को कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम प्रतिशत रेगुलेशन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी आदर्श ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है? 0%, 1%, 2% या 100%। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0%। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, निर्माता आमतौर पर करंट रेटिंग खालिस्तान स्पेसिफाई करते हैं केवल सेकेंडरी वाइंडिंग में, केवल प्राइमरी वाइंडिंग में,
टेप चेंजर में या ट्रांसफार्मर कोर में, तो किस में स्पेसिफाई करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल सेकेंडरी वाइंडिंग में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रभावी अर्थिंग के लिए खालिस्तान का मिश्रण अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों ओर भरा हो। ऑप्शन इधर का रेत, बी इधर का कोल साल्ट, सी इधर का कार्बन, डी इधर का सीमेंट। इनमें से करेक्ट आंसर को चुनना है, कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल साल्ट का मिश्रण। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एक ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग एक साथ कैसे जुड़ी होती है? चुंबकीय रूप से, विद्युतीय रूप से, ये वह भी दोनों, या प्रत्यक्ष रूप से। तो एक ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग एक साथ कैसे जुड़ी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वह भी दोनों प्रकार से, अर्थात चुंबकीय रूप से भी व विद्युतीय रूप से भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी ब्रीदर में निम्न रासायनिक यौगिकों में से किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, या सिलिका जेल का। तो ब्रीदर में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिका जेल का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा बूस्टर्स मुख्य तौर पर होते हैं इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर या इंडक्शन मोटर। तो बूस्टर्स मुख्य तौर पर क्या होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में अंतर संरक्षण को निम्न में से किस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है? ट्रांसले प्रणाली, मर्ज प्राइस प्रणाली, ए व बी दोनों, या इम्पीडेंस रिले। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, अर्थात ट्रांसले प्रणाली व मर्ज प्राइज प्रणाली दोनों ही अंतर संरक्षण के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस क्षमता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? लोहानी पर, भार की मात्रा पर, भार की अवधि पर, या बी व सी दोनों पर। करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी व सी दोनों पर। पूर्ण दिवस क्षमता किस पर निर्भर करती है? भार की मात्रा व भार की अवधि दोनों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, बुकोल्ज रिले एक संचालित रिले किस पर संचालित रिले है? गैस पर संचालित, भंवर धारा पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या स्थिर विद्युत प्रेरण पर। तो किस पर संचालित रिले है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस पर संचालित रिले। बुकोल्ज रिले किस पर संचालित है? गैस पर संचालित रिले है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर को ठंडा करना खालिस्तान के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? ऊष्मा विसरित करने के लिए, दक्षता बढ़ाने के लिए, हानियां कम करने के लिए, हमिंग कम करने के लिए। तो ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए क्या आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा विसरित करने के लिए आवश्यक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी ट्रांसफार्मर में उत्पन्न हुई ध्वनि को खालिस्तान नाम दिया जाता है? हम, झूम, बज, या रिंगिंग। तो क्या नाम दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हम के नाम से जाना जाता है। उस ध्वनि को किस नाम से जाना जाता है? हम के नाम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में मापने वाला यंत्र किससे जुड़ा होता है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में मापने वाला यंत्र किससे जुड़ा होता है? प्राथमिक वाइंडिंग से, माध्यमिक वाइंडिंग से, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग से, या सिंगल वाइंडिंग से। तो किससे जुड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक वाइंडिंग से। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है करंट ट्रांसफार्मर का द्वितीयक खालिस्तान का होगा? मोटी गेज के अधिक मोड, पतली गेज के कम मोड, पतली गेज के अधिक मोड, या मोटी गेज के कम मोड। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर का द्वितीयक भाग पतली गेज के अधिक मोड का होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानि उचित खालिस्तान का उपयोग करके कम की जा सकती है? कुंडलियों की संख्या, लोड, कोर का पदार्थ, लेमिनेशन की मोटाई। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोर का पदार्थ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर के कोर के चुंबकीकरण
परिवर्तन के कारण निम्न में से कौन सी हानियां होती है? कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस या स्ट्रे लॉस। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिस्टेरेसिस लॉस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को खालिस्तान ट्रांसफार्मर माना जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर, आयरन कोर ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर या करंट ट्रांसफार्मर। राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी माना जाता है। क्या माना जाता है? वोल्टेज ट्रांसफार्मर। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तेल का प्रकार जो ट्रांसफार्मर के तेल के लिए उपयुक्त होता है उसे क्या माना जाता है? मिनरल तेल, फर्नेस तेल, वनस्पति तेल या खाना पकाने वाला तेल। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनरल तेल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से अधिक होने पर ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाएगा? ट्रांसफार्मर का इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से अधिक होने पर ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाएगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर या एयर कोर ट्रांसफार्मर। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ट्रांसफार्मर में टर्शियरी वाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है? स्टार डेल्टा में, स्टार स्टार में, डेल्टा डेल्टा में या डेल्टा स्टार में। राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार स्टार ट्रांसफार्मर में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 है, एक ट्रांसफार्मर में गुंजन की आवाज मुख्यतः किस कारण से होती है? ऑप्शन ए दे रखा मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण, बी दे रखा यांत्रिक कंपन के कारण है, सी दे रखा ट्रांसफार्मर में ऑयल के कारण, डी दे रखा लोड बदलता है। तो एक ट्रांसफार्मर होता है उसमें गुंजन की आवाज मुख्यतः किस कारण से होती है? फटाफट से कमेंट करके इसका आंसर बताना है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक ट्रांसफार्मर में मुख्यतः गुंजन की आवाज आती है मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, घरों को बिजली की अपेक्षाकृत कम मात्रा की आपूर्ति करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर, बी दे रखा है पावर ट्रांसफार्मर, सी दे रखा है पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डी दे रखा है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो घरों में बिजली आपूर्ति करने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, घरों में आपूर्ति के लिए पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? एक ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में किसे परिवर्तित किए बिना स्थानांतरित किया जाता है? वोल्टेज को, करंट को, फ्रीक्वेंसी को या टर्न्स को। तो किसको परिवर्तित किए बिना स्थानांतरित किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति को, अर्थात फ्रीक्वेंसी को बिना बदले इसको एक सर्किट से दूसरे सर्किट में विद्युत को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा लोडित है, लोडित स्थितियों के अंतर्गत दो समरूप ट्रांसफार्मरों की दक्षता को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन ए दे रखा शॉर्ट सर्किट परीक्षण, बी दे रखा ओपन सर्किट परीक्षण, सी दे रखा डाई इलेक्ट्रिक परीक्षण, डी दे रखा बैक टू बैक परीक्षण। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों लोडित स्थितियों के अंतर्गत दो समरूप ट्रांसफार्मरों की दक्षता को बैक टू बैक परीक्षण के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर होता है? इनमें से किस ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर होता है? करंट ट्रांसफार्मर में, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में, पावर ट्रांसफार्मर में या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। तो इनमें से टैप चेंजर किस में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, जिसे वितरण ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, इसमें टैप चेंजर होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रांसफार्मर के लिए डेल्टा कनेक्शन के मामले में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के कितना गुना के बराबर होता है? 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना। करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से?
तो दोस्तों एक डेल्टा कनेक्शन के मामले में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज की कितना गुना बराबर होता है? 1 गुना बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी सब स्टेशन में एक ट्रांसफार्मर के लिए कितने न्यूट्रल अर्थ पिट्स होते हैं? 1, 2, 3 या 4? चलो राइट आंसर बताओ इसका क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर के तेल की डाइलेक्ट्रिक शक्ति से खालिस्तान की आशा की जा सकती है? 33 केवी, 330 केवी, 3300 केवी या 3.3 केवी? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 केवी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर पर नो लोड परीक्षण द्वारा क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है? नो लोड परीक्षण क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है? मैग्नेटाइजिंग करंट, आयरन लॉस, ये वो भी दोनों, या कॉपर लॉस? करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर पर नो लोड परीक्षण क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, अर्थात मैग्नेटाइजिंग करंट व आयरन लॉस दोनों परीक्षण करने के लिए निश्चित किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से किसे घटाने के लिए किसी ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेटेड किया जाता है? एडी करंट लॉस को, हिस्टैरिसीस लोड लॉस को, कॉपर लॉस को या आयरन लॉस को? तो किसे घटाने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा एडी करंट लॉस को घटाने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है कोर को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या फंक्शन है? किसी भी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का फंक्शन बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है जब भारी वायु ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है तब नमी के प्रवाह को रोकने का। बी दे रखा है ट्रांसफार्मर के तेल को फिल्टर करने का। सी दे रखा है वाइंडिंग के लिए कूलिंग वायु उपलब्ध कराने का। डी दे रखा है कूलिंग ऑयल के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का। तो ब्रीदर का क्या फंक्शन होता है ट्रांसफार्मर में? इसका राइट आंसर हो जाएगा जब बाहरी वायु ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है तब नमी के प्रवाह को रोकने के लिए ब्रीदर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के चुंबकीय फ्रेम में होने वाले हिस्टैरिसीस नुकसान खालिस्तान पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए दे रखा है इस्तेमाल चुंबकीय सामग्री के हिस्टैरिसीस पास का क्षेत्र। बी दे रखा है कोर की मात्रा। सी दे रखा है फ्लक्स का घनत्व। डी दे रखा है उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर के चुंबकीय फ्रेम में होने वाले हिस्टैरिसीस नुकसान निर्भर करता है इस्तेमाल चुंबकीय सामग्री के हिस्टैरिसीस पास का क्षेत्र पर भी, कोर की मात्रा पर भी, फ्लक्स का घनत्व पर भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर की घुमावदार की सापेक्ष ध्रुवीयता को खालिस्तान द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन ए दे रखा है शॉर्ट सर्किट परीक्षण। बी दे रखा ओपन सर्किट परीक्षण। सी दे रखा ध्रुवीयता परीक्षण। डी दे रखा बैक टू बैक टेस्ट। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीयता परीक्षण। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण प्राप्त करने के लिए क्या आयोजित किया जाता है? रिसाव बाधाएं, ओमिक हानि, कॉपर लॉस या कोर हानि? तो ट्रांसफार्मर पर खुला परिपथ परीक्षण प्राप्त करने के लिए क्या आयोजित किया जाता है इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोर लॉस। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है बुकोल्स रिले खालिस्तान रखा जाता है कंजर्वेटर और ब्रीदर के बीच में, टैंक और कंजर्वेटर के बीच में, उच्च वोल्टेज घुमावदार और बुश के बीच में। डी दे रखा है निम्न वोल्टेज घुमावदार और बुश के बीच में। तो किसके बीच से रखा जाता है बुकोल्स रिले को? राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों बुकोल्स रिले टैंक और कंजर्वेटर के बीच रखा जाता है। किसके बीच रखा जाता है? टैंक और कंजर्वेटर के बीच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा वितरण ट्रांसफार्मर के लिए सभी आकारों के लिए आमतौर पर खालिस्तान उपयोग करने के लिए बेहतर है। ऑप्शन ए दे रखा है सादा चादरी स्टील टैंक। बी दे रखा है ट्यूब्ड टैंक। सी दे रखा है नालीदार टैंक। डी दे रखा है रेडिएटर टैंक। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से?
तो दोस्तों वितरण ट्रांसफार्मर के सभी आकारों के लिए आमतौर पर ट्यूब्ड टैंक उपयोग करने के लिए बेहतर है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है सांद्रिक घुमावदार कोर प्रकार ट्रांसफार्मर में खालिस्तान के साथ उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है कोर के बगल में स्थित एल टी घुमावदार, बी दे रखा है कोर के बगल में स्थित एच टी घुमावदार, सी दे रखा है भारी तरफ एल टी घुमावदार, डी दे रखा दोनों एच टी घुमावदार और एल टी घुमावदार कोर के बगल में रखा गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोर के बगल में स्थित एल टी घुमावदार। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर कोर के लेमिनेशन पर इनेमल परत क्यों कोट की जाती है? ट्रांसफार्मर कोर के लेमिनेशन पर इनेमल परत क्यों कोट की जाती है? गुंजन को कम करने के लिए, बी दे रखा लेमिनेशन के बीच आसंजन प्राप्त करने के लिए, सी दे रखा एक दूसरे के खिलाफ लेमिनेशन को अलग करने के लिए, डी दे रखा लेमिनेशन की जंग को रोकने के लिए। तो किसके लिए लेमिनेशन पर इनेमल परत कोट की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे के खिलाफ लेमिनेशन को अलग करने के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग क्या है? ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग बताना है। उच्च अनिच्छा, निम्न प्रतिरोध, उच्च चालकता, निम्न अनिच्छा। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न अनिच्छा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ की संख्या होती है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें चुंबकीय पथों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 5 या 10? कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से सेकेंडरी टर्न्स का अनुपात क्या होता है? 1:2, 2:1, 1:1 या 2:2? तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी व सेकेंडरी टर्न्स का अनुपात बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी व सेकेंडरी का टर्न्स का अनुपात होता है 1:1। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अगर किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को डीसी सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो उसमें क्या होगा? अगर किसी भी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को क्या दिया जाता है? डीसी सप्लाई दी जाती है, तो उसमें क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा ट्रांसफार्मर कम क्षमता के साथ काम करेगा, बी दे रखा ट्रांसफार्मर अधिक क्षमता के साथ काम करेगा, सी दे रखा ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन पर असर नहीं पड़ेगा, डी दे रखा ट्रांसफार्मर से धुआं निकलने लगेगा और जलने लगेगा। तो जब ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दी जाती है तो उसमें क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर से धुआं निकलने लगेगा और ट्रांसफार्मर क्या होगा? जल जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों में प्राइमरी फ्लक्स हमेशा सेकेंडरी फ्लक्स के खालिस्तान होता है, से अधिक से कम के बराबर, या तो ये या बी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों में प्राइमरी फ्लक्स हमेशा सेकेंडरी फ्लक्स के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक ट्रांसफार्मर की करोड़ में प्रवाह इसको भौतिक रूप से विस्तारित करता है और प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव के साथ थोड़ा संकुचित करता है। इस प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। चलिए एक बार और देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर की करोड़ में प्रवाह इसको भौतिक रूप से विस्तारित करता है। क्या करता है? फिजिकली रूप से विस्तारित करता है और प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव के साथ थोड़ा संकुचित करता है। तो इस प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए दे रखा चुंबकीय विरूपण, बी दे रखा जूल प्रभाव, सी दे रखा विद्युत अपघटन, डी दे रखा चुंबकीय प्रेरण। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय विरूपण। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परिणामित्रों का नियमित परीक्षण नहीं है? इनमें से परिणामित्रों का अर्थात ट्रांसफार्मरों का नियमित परीक्षण कौन सा नहीं है इनमें से?
ऑप्शन ए दे रखा है करोड़ रोधन उल्टता परीक्षण, बी दे रखा है प्रतिबाधा परीक्षण, सी दे रखा है रेडियो व्यतिकरण परीक्षण, डी दे रखा है निरंतरता परीक्षण। तो इनमें से ट्रांसफार्मरों का नियमित परीक्षण कौन सा नहीं है, नहीं को बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो व्यतिकरण परीक्षण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है परिणाम मित्र के लिए स्वासी में प्रयुक्त रसायन में खालिस्तान की गुणवत्ता होनी चाहिए। जो स्वासी होता है उसमें प्रयुक्त रसायन कौन सा होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए दे रखा है वायु को आर्द्रता प्रदान करना, बी दे रखा परिणाम मित्र तेल को शीतलन, सी दे रखा अवशोषी आर्द्रता, डी दे रखा आयनीकृत वायु। तो उसकी गुणवत्ता बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अवशोषी आर्द्रता। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर की प्रेरित प्रतिक्रिया किस पर निर्भर करती है? विद्युत प्रवाहन बल पर, चुंबकीय मोटर बल पर, रिसाव प्रभाव पर या मुख्य प्रवाह पर? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसाव प्रभाव पर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर तेल खालिस्तान से मुक्त होना चाहिए, किससे मुक्त होना चाहिए? गंध से, गैस से, गंधक से या नमी से? तो किससे मुक्त होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर तेल हमेशा नमी से मुक्त होना चाहिए। किससे मुक्त होना चाहिए? नमी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए दे रखा म्यूचुअल इंडक्टेंस पर, सेल्फ इंडक्शन पर, विद्युत स्थैतिक प्रभाव पर या तापन प्रभाव पर? तो ट्रांसफार्मर होता है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस पर। किस पर काम करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर सक्रिय मोड में मूल हानि को किस रूप में दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है श्रृंखला प्रतिरोध, बी दे रखा है श्रृंखला अधिष्ठापन, सी दे रखा है शंट प्रतिरोध, डी दे रखा है शंट अधिष्ठापन। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शंट प्रतिरोध। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर पर लघु परिपथ परीक्षण के दौरान लो हानि नगण्य होती है, क्योंकि? इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए दे रखा द्वितीय पक्ष पर विद्युत धारा नगण्य होती है, बी दे रखा द्वितीय पक्ष पर वोल्टेज परिवर्तित नहीं होता है, सी दे रखा है प्राथमिक पक्ष पर आरोपित वोल्टेज निम्न होता है, डी दे रखा है परिणाम मित्र को पूर्ण बार विद्युत धारा की आपूर्ति नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ट्रांसफार्मर पर लघु परिपथ परीक्षण के दौरान लो हानि नगण्य होती है। क्या कारण है इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक पक्ष पर आरोपित वोल्टेज निम्न होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है परिणाम मित्र के स्वासी में प्रयुक्त रसायन होता है, उसमें प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है? एस्बेस्टस फाइबर, सिलिका रेत, सोडियम क्लोराइड या सिलिका जेल? करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिका जेल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन से परीक्षणों को दो समान परिणाम मित्रों की आवश्यकता होती है? इनमें से कौन सा परीक्षण है जिसमें दो समान ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए दे रखा बैक टू बैक परीक्षण, बी दे रखा खुला परिपथ परीक्षण, सी दे रखा लघु परिपथ परीक्षण, डी दे रखा है ये व भी दोनों। तो किस में दो समान ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता होती है, किस परीक्षण में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक टू बैक परीक्षण में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? परिणाम मित्र में स्लेजिंग का प्राथमिक कारण क्या होता है? तेल में उपस्थित नमी, टंकी के अंदर उपस्थित धूल कण, यह कण है मिसप्रिंट के कारण है, सी दे रखा तेल का ऑक्सीकरण, डी दे रखा तेल का वाष्पीकरण। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तेल का ऑक्सीकरण। ट्रांसफार्मर में स्लेजिंग का प्राथमिक कारण क्या होता है? तेल का ऑक्सीकरण। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है डेल्टा स्टार संयोजन के निम्न में से क्या लाभ है? डेल्टा स्टार संयोजन है तो उसके लाभ क्या है? ऑप्शन ए दे रखा द्वितीयक वोल्टता का कोई विरूपण नहीं होता है, बी दे रखा दीर्घ असंतुलित भार को संभालता है, सी दे रखा है 3 फेज 4 तार प्रणाली को प्रस्तुत करता है, डी दे रखा है प्राथमिक पक्ष अनुप्रस्थ काट कम
आवश्यकता होता है। ये दे रखा उपरोक्त सभी, तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? स्टार डेल्टा स्टार संयोजन में किस कौन से लाभ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दे रखा, तीन कला ट्रांसफार्मर के डेल्टा स्टार संयोजन की स्थिति में प्राथमिक लाइन वोल्टता के सापेक्ष द्वितीयक लाइन वोल्टता होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री लीडिंग, 30 डिग्री लैगिंग, 60 डिग्री लीडिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री लीडिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, संतुलित परिचालन के लिए टीजर ट्रांसफार्मर को खालिस्तान फेरे अनुपात की आवश्यकता होती है 2:1, 1:1, 0.866:1, डी दे रखा 1.414:1। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? संतुलित परिचालन के लिए टीजर ट्रांसफार्मर को कितने फेरों की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.866:1। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, स्कॉट संयोजन में टीजर के आर पार वोल्टता खालिस्तान द्वारा मुख्य आपूर्ति को बढ़ाती है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग एक साथ कैसे जुड़ी होती है? चुंबकीय रूप से, विद्युतीय रूप से, ये वो भी दोनों या सीधे? तो एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, उसमें प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग किस प्रकार से जुड़ी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर में चुंबकीय रूप से भी व विद्युतीय रूप से भी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा, निर्माता आमतौर पर करंट रेटिंग खालिस्तान स्पेसिफाई करता है केवल सेकेंडरी वाइंडिंग में, केवल प्राइमरी वाइंडिंग में, टेप चेंजर में या ट्रांसफार्मर कोर में? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? निर्माता आमतौर पर करंट रेटिंग किसमें स्पेसिफाई करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल सेकेंडरी वाइंडिंग। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक